अब तक जब से छोटे थे तब से मैं ये सुन रहा था कि यार देखो जल्दी रिलीफ चाहिए ना तो इंग्लिश मेडिसिन लो, एलोपैथी लो, और अगर कहीं से कुछ नहीं चल रहा है तो आखिरी है आयुर्वेद, लेकिन आयुर्वेद में टाइम लगता है, ऐसा नहीं है कि इतनी जल्दी असर पड़ेगा। और इस टाइम को माइंड में रखते हुए लोग इस ट्रीटमेंट को ना सबसे आखिरी रास्ता समझते हैं। क्या ये एक्चुअली में मिथ सही है? तो आपने बताया कि अमित कि हमें अगर जल्दी ठीक होना है तो हमें केमिकल वाली दवाइयां लेनी है और काम शुरू करना है। अब आप मुझे एक चीज और बताओ, एक ऐसी बीमारी बताओ जो गोली खा के केमिकल वाली ठीक होती हो। क्या बीपी ठीक होता है? जिंदगी भर खाते हैं लोग। शुगर ठीक होती है? नहीं। थायराइड ठीक होता है? शायद नहीं। कोई भी ऐसी दवाई मुझे बीमारी बताओ जो वो खा के ठीक हो रही है। आप डॉक्टर के पास जाते हो, हॉस्पिटल में जाते हो, ठीक होने जाते हो, वहां पे आप वहां पे जाके उनके परमानेंट पेशेंट बन जाते हो। आप दवाई ले जा रहे हो, जिंदगी भर ले जा रहे हो। डायबिटीज की दवाई ली आपने टैबलेट लेना शुरू किया, धीरे धीरे आपकी डोज बढ़ गई। उसके बाद पता चला कि डायबिटीज HbA1c आपका कंट्रोल नहीं है, ग्रेजुअली आपने इंसुलिन लेना शुरू करा, इंसुलिन की डोज बढ़ती चली गई। उसके बाद पता चला कि इंसुलिन लेने के बाद उसके मल्टीपल साइड इफेक्ट्स आने शुरू हो जाते हैं, मल्टीपल ऑर्गन्स पर उसके कॉम्प्लिकेशंस आने शुरू हो जाते हैं। फिर आप वो ट्रीट कराते हो, तो कुछ चक्कर में फंसते चले जाते हो। जबकि जो एलोपैथी की डेफिनेशन अगर आप देखोगे, उसका मतलब ये गूगल पे जाकर देखोगे, एवरीथिंग एक्सेप्ट ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट के सिवा सब कुछ। अगर कोई इमरजेंसी है, कोई इस तरह का ट्रीटमेंट, तो आप एलोपैथी में जाके ट्रीटमेंट करा सकते हो, ले सकते हो। लेकिन अगर आपको कोई गोली खा के सोच रहे हो बीमारी ठीक कर रहे हो, तो गोली खा के बीमारी कोई भी ठीक नहीं होती। एंटीबायोटिक जो है वो बहुत बड़ा हमारे देश के लिए, हमें एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं है। अगर हम अपने आयुर्वेद की तरफ आ जाए, हमारे पास दुनिया भर की चीजें उपलब्ध है। हमें एंटीबायोटिक खा के बैक्टीरिया को अपने शरीर के मारने की जरूरत नहीं है। जो गुड बैक्टीरिया होते हैं हमारे गट में, वो एंटीबायोटिक खा के मर जाते हैं। हाँ। उसके बाद दुनिया भर की प्रॉब्लम्स आनी शुरू होती है, पेट अपसेट होते हैं, बहुत से पेशेंट आते हैं एंटीबायोटिक। अमेरिका में एंटीबायोटिक खा के लोग परेशान है। दे आर कमिंग टुवर्ड्स होलिस्टिक ट्रीटमेंट, दे आर कमिंग टुवर्ड्स आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, टुवर्ड्स अदर पैथीज। तो ये समझने वाली बात है कि आयुर्वेद में जड़ पे काम होता है, रूट पे काम होता है। आपकी जो बीमारी है वो अगर आप डायबिटीज जो है वहीं पे आयुर्वेद से ठीक कर लोगे तो आप इंसुलिन पे नहीं जाओगे ना। आप इंसुलिन पे नहीं जाओगे, आपकी मल्टीपल, आपके लीवर, किडनी, हार्ट, सब चीजों में प्रॉब्लम नहीं आएगी, वहां पे कॉम्प्लिकेशन नहीं आएगी। तो ये समझना जरूरी कि बीमारी को जड़ से ठीक करना है या परमानेंट पेशेंट बनना है। ये बहुत बड़ी चीज। दूसरा, अगर हम सर्जरी की बात करें, अगर कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन, तो वहां जाके आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं, इमरजेंसी ट्रीटमेंट तो आप जरूर लीजिए। लेकिन आज के समय में भी फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी जो है वो आचार्य सुश्रुत है। आचार्य सुश्रुत जो है वो आयुर्वेद के एक बहुत महान वैज्ञानिक हुए हैं, जिन्होंने सर्जरी किया करते थे, वो राइनोप्लास्टी किया करते थे आज से कई हजार साल पहले। पहले के जमाने में जो राजा लोग होते थे ना, वो गर्दन नहीं काटते थे, वो नाक काटते थे। तो नाक काटते थे, तो वहां पे 1500 हमारे भारत में राइनोप्लास्टी केंद्र थे, जहां पे वो टूटी हुई नाक को जोड़ने का काम किया जाता था। इतना एडवांस आयुर्वेद था, इतना एडवांस जो है कई जगहों पे, कई यूनिवर्सिटी में, जर्मनी में आचार्य सुश्रुत की मूर्तियां भी लगी है, प्रतिमा भी लगी हुई है। मतलब ये इतना है कि आज के समय में भी जो हम धातु है, जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं सर्जरी में, उससे कई ज्यादा इंस्ट्रूमेंट उस समय में हम यूज किया करते थे, और वो 7 धातुओं से बनाए जाते थे। आज के समय आयरन का यूज होता है, जिससे उनमें जंग नहीं लगता था। इतना एडवांस है आयुर्वेदा। ये तो हम जो है उसको छोड़ते चले जा रहे हैं, हम अपनी संस्कृति को भूलते चले जा रहे हैं। लेकिन अगर हमें स्वस्थ होना है, अगर हमें निरोगी होना है, जैसे जैसे फास्ट फूड की चेन बन रही है, वैसे वैसे एलोपैथिक दवाइयों की, डॉक्टर्स की, हॉस्पिटल की चेन भी बढ़ती चली जा रही है, तो हमें अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता और आयुर्वेद की तरफ जरूर आना होगा। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। मैं आप जो बात बोल रहे हैं, मैं कहीं ना कहीं हर बात को समझ भी पा रहा हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं यही दिख रहा है कि जितने भी लोग एलोपैथी की तरफ जा रहे हैं, और जो बड़ी बीमारियां हैं, शुगर की या डायबिटीज की, और डॉक्टर तो यही बोलते हैं कि जिंदगी भर खानी है, मतलब परमानेंट सॉल्यूशन मिल ही नहीं रहा लोगों को। लेकिन फिर भी लोग वो क्विक सॉल्यूशन के चक्कर में वो उस तरफ जाते हैं और आयुर्वेद की तरफ जाना चाहते ही नहीं है। और वो मतलब ओके, ये और मुझे लगता है बहुत बड़ा मेंटल ब्लॉक है, बहुत बड़ा मेंटल ब्लॉक है। ओके, आप समझ सकते हो मेंटल ब्लॉक है। लेकिन आपने बहुत सारी बार देखा होगा, पेशेंट को घुटने में दर्द हुआ या उसको सर में दर्द हुआ, उसने दर्द की गोली खाई, दर्द की गोली खा के उसने टेम्पररी दर्द को सप्रेस कर दिया। हाँ। उसके कारण उसका तो लीवर में, किडनी में और सब 10 जगह पे कॉम्प्लिकेशन आएगा उस गोली का, उसके बारे में नहीं सोच रहे।
हो सकता है उसके कई साल बाद उसे कोई प्रॉब्लम आए या कुछ टाइम के बाद प्रॉब्लम आए, तब उसे ध्यान भी नहीं आएगा ये प्रॉब्लम किस वजह से आई है। कहेगा मेरा तो खाना पीना ठीक था, मेरा तो सब कुछ ठीक था। लेकिन इतनी सारी दवाइयां, बैंड दवाइयां जो बाहर के देशों में बैंड है, वो यहाँ पे खुलेआम OTC एज अ यूज होती है दवाइयां, केमिकल वाली दवाइयां जिनके भर भर के नुकसान होते हैं। ऐसी कौन कौन सी मेडिसिन है जो आपको पता एक है? कॉमन आपने दवाई देखी होगी निमोस्लाइड, एक नीले रंग की गोली आती है, हाँ। वो बड़ी कॉमनली मिलती है, बुखार के पेशेंट खाते हैं, और स्पेशली जो इंटीरियर्स में है ना वो दवाइयां लेते हैं और वो खाते हैं और बुखार उसे खाते ही उतर जाता है। एक गोली खाई आपको कितना मर्जी बुखार उतर जाएगा उससे। लेकिन वही दवाई जाके आपका लीवर फेल करती है, वही दवाई जाके आपकी किडनी फेल करती है, हार्ट में कॉम्प्लिकेशन लेके आती है। ये दवाइयां जो हैं यूरोपियन कंट्रीज में बैंड हैं, अमेरिका में बैंड है, जो यहाँ पे खुले आम डॉक्टर्स भी प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, पेशेंट भी बहुत सी बार अनजाने में ले रहे हैं। नीले रंग की गोली खाई और बुखार जो है वो छूमंतर। तो ये छूमंतर करने वाली जो गोलियां होती है ना, जो जल्दी जल्दी वाला कह रहे हो आप, जो जल्दी से ठीक हो गई, ये छूमंतर करने वाली गोलियां साइड इफेक्ट शरीर में छोड़ के जाएंगी ही जाएंगी, जो एकदम से आपकी ठीक कर देता है। माय गॉड। तो लोग, मेरे को लगता है वो नहीं सोच पा रहे हैं। ओके ग्रेट, मैं मेरे लिए बहुत कुछ है शायद आज के पॉडकास्ट में। मुझे सर एक चीज बताइए, जैसे आयुर्वेद में ना, आई थिंक आप भी बात करते हैं इस बारे में, और कई जगह मैंने इसके बारे में पढ़ा भी है कि आयुर्वेद इस माइंड बॉडी कनेक्शन के बारे में बहुत बात करता है, कि हमारा जो मन है वो आयुर्वेद के साथ जब मिल जाए तो हम अपनी बॉडी को बहुत अच्छे से हील कर पाते हैं। और हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हम इसी के बारे में बात करते हैं, चाहे वो हम प्लेसिबो इफेक्ट के नाम से बात कर लें, चाहे हम उसको अपने फेथ के अकॉर्डिंग बात कर लें, जो आपने शुरू में भी बोला। तो आपको क्या लगता है ये हमारा जो मन है ये कितना इंपॉर्टेंट है एक हीलिंग प्रोसेस के लिए? देखिए बहुत सिंपल सी बात है, हमारी जो साइकोलॉजी है, जो हम सोचते हैं, वो हमारी फिजियोलॉजी को कंट्रोल करता है। फिजियोलॉजी इज समथिंग व्हिच रिलीजेस आवर हार्मोन्स। अगर हमारा मूड अच्छा होता है ना, तो हमारी बॉडी भी हिसाब से हैप्पी रहती है, एक्साइटेड रहती है, फुल ऑफ एनर्जी रहती है। अगर हमारा मूड खराब होता है तो बॉडी भी जो थोड़ी डल हो जाती है, डिफेंसिव मोड में आ जाती है। ये एक कॉमन सी बात है अगर हमारे को बॉडी को कंट्रोल करना है। तो आयुर्वेद डजंट बिलीव इन ऑर्गन बेस्ड अप्रोच। आयुर्वेद का क्या सिद्धांत है कि हम सारे शरीर को होलिस्टिक अप्रोच लेके चलते हैं, जहां पे अगर आपको बहुत सारी बीमारियों के मैंने साइड इफेक्ट बताए, लेकिन आयुर्वेद की दवाइयों के साइड बेनिफिट होते हैं। Okay. अगर आप कोई एक दवाई ले रहे हो तो उसको आपकी सिर्फ एक पर्टिकुलर जगह पे असर नहीं करेगा, हो सकता है आपके माइंड पे भी जाके असर करे, बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स पे भी जाके असर करे। तो बाय माइंड बॉडी को हम एज अ सिंगल एंटिटी लेके चलते हैं। Okay. वी टेक इट एज वन एंटिटी और हम उसी को हील करने की प्रयास करते हैं। ध्यान जो है वो योग में भी बताया गया है। तो ये सारी चीजें जो है वो हम इकट्ठे लेके चलते हैं, साथ में लेके चलते हैं, जहां पे हम मेडिसिन, डाइट, योग, मेडिटेशन, एक्यूप्रेशर, इस सब चीजों का सिनर्जी में जब काम होता है तो पूरी बॉडी हील करना शुरू करती है। दुनिया भर के लोग एंटी डिप्रेसेंट खा रहे हैं आज की डेट में, बीमार हैं, सोने उठने का समय खराब है, खाना, लोगों को 10-20 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको खाना डाइजेस्ट नहीं होता हमारे देश में, 10-12 करोड़ लोगों को डायबिटीज है, इतने ही लोगों को लगभग ब्लड प्रेशर की समस्या है। मुझे ऐसा लगता है कि 5 में से 4, 4.5 जो लोग हैं वो बीमार हैं। 10 में से 9 लोग जो है आज के समय में बीमार हैं। जबकि अगर हम पीछे चले जाएं, लगभग 500-700 साल पहले चले जाएं, तो बीमारियां काफी कम हुआ करती थी, लोग शतायु हुआ करते थे, 100 वर्ष की आयु हुआ करती। करेक्ट। कुछ और पीछे चले जाएं, चरक सुश्रुत के काल में चले जाएं, तो बीमारियां क्या होती हैं सोचना पड़ेगा। वातावरण इतना स्वच्छ था, हमारे आसपास बीमारियां टिकती ही नहीं थी। तो ऐसा क्या हुआ कि बीमारियां बहुत तेजी से बढ़ती चली जा रही हैं आज के समय में? ऐसी क्या दिक्कत आई कि बीमारियां जो है वो इतनी ज्यादा हो गई कि हर दूसरा आदमी, हर आदमी को कुछ ना कुछ छोटी बड़ी बीमारी है। कलयुग है। तो हुआ क्या कि हमने आयुर्वेद का जो पालन है वो कम कर दिया। हम जो है आप अपने आयुर्वेद की तरफ से दूर होते चले गए, और छोटी छोटी चीजें जो है जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में बहुत ज्यादा सहायक है वो हम भूलते चले जा रहे हैं, और हम बीमारी की तरफ जो है वो चले जा रहे हैं। और फिर हम गोली खाते हैं, फिर बीमारी को दबाते हैं, ठीक नहीं करते, बीमारी दबाती है केमिकल वाली गोली। बुखार हुआ तो बुखार की गोली बुखार को दबाएगी, जबकि बुखार जो है वो मित्र रोग है हमारे लिए। खांसी जुकाम जो है वो मित्र रोग है। बहुत ज्यादा बुखार हो तो लेनी भी चाहिए, ऐसा नहीं कि नहीं लेनी, लेकिन उस समय बुखार जो हमारी बॉडी का रिएक्शन है, हमारी बॉडी में जो बीमारी है उसको हम दबाते हैं,
मतलब हम बुखार को दबा रहे हैं, बीमारी को नहीं दबा रहे, जो एक्चुअली इशू है, रीजन है, बीमारी को दबाने के लिए बुखार हमारी बॉडी दे रही है, सिग्नल दे रही है, सिग्नल, बुखार उसका रिएक्शन दे रही है बीमारी का, और हम बुखार को ही दबा रहे हैं। हम अपनी इम्यूनिटी हमारी बॉडी बुखार के फॉर्म में दे रही है, उसी को हम दबाने की गोली खा रहे हैं। मित्र रोग की कैटेगरी में आता है बुखार। हमारे शरीर के लिए अच्छा है बुखार, अगर बहुत ज्यादा ना बढ़े, कोई और कॉम्प्लिकेशन ना हो तो उतना दिक्कत नहीं, लेकिन उसे दबाते हैं। तो यही साइकोलॉजी पे केमिकल वाली दवाएं चलती है। कोई भी बीमारी है उसे टेम्पररी सिम्टोमैटिक उसको दबा दिया जाता है, लेकिन उसे जड़ से खत्म नहीं होती उसमें। जबकि आयुर्वेद विश्वास करता है कि बीमारी को जड़ से खत्म किया जाए, उससे भी ज्यादा विश्वास करता है कि अब बीमारी ना हो, कि आप बीमारी ना पड़ो, आप अपना लाइफस्टाइल, अपना थॉट प्रोसेस इतना अच्छा रखो कि आप बीमारी ना पड़ो। स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षणा मातुर रस से विकार प्रश्न। जो स्वस्थ व्यक्ति है उसके स्वास्थ्य को ठीक रखना आयुर्वेद का पहला एम है। जो बीमार व्यक्ति है उसको ठीक करना आयुर्वेद का सेकंड एम है। तो पहली प्रायोरिटी है कि बीमारी ना पड़े। आयुर्वेद अगर आप फॉलो करते हो प्रॉपरली, आप सब चीजें A to Z करते हो, तो आप बीमार ही नहीं पड़ोगे। आयुर्वेद इतना पावरफुल है, इतना शक्तिशाली है। ओके, ग्रेट सर। अभी ना मेरे को लगता है आपने बहुत इंपॉर्टेंट 3-4 पार्ट को गया, मैं वापस से जाके एक पूछूंगा आपसे। सबसे पहले ना आपने एक बात ये बोली यहाँ पर कि आयुर्वेद सबसे पहले इस चीज का ध्यान रखता है कि आप बीमार ही ना पड़ो, तो ये पहला रूल है। दूसरा, जो बीमार है उसको हील करना। तो क्या कोई ऐसे तरीके हैं जिसके जरिए आयुर्वेद के अकॉर्डिंग हम फॉलो करें कि कोई बीमारी ना पड़े? क्या है उसका मतलब बेसिक फॉर्मूला क्या हो सकता है? अगर आप ये चीजें फॉलो करोगे, मैं एक छोटा सा एक सूत्र बताऊंगा। ये 107 बीमारियों का कारण है, और ये मुझे लगता है भारत में 90% लोग यही करते हैं और 107 बीमारियों के कारण ग्रसित होते हैं। इसके अंदर LDL, VLDL, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, डायबिटीज का कई बार अनकंट्रोल हो जाना, और साथ साथ यूरिक एसिड का बढ़ना, ये जो सारी चीजें हैं ये इसी से रिलेटेड है। एक छोटा सा सूत्र है, मैं सभी को बताना चाहूंगा। भोजन अंते विषम वारी। भोजन के अंत में विष समान है वारी, यानी कि पानी। तो बहुत से लोग क्या करते हैं, खाना खाया और पानी पिया, हाँ। खाना खाया पानी पिया, तो वो जो पानी पीते हैं ना, वो हमारे पेट में जाके खाने को डाइजेस्ट नहीं होने देता। जिस प्रकार से हमारा खाना पकता है, जब अग्नि जलती है, हाँ। खाना पकता है फ्लेम पे, डाइजेस्टिव फ्लेम पे, सही। जो हमारे फ्लेम होता है गैस का, उसमें पकता है। उसी प्रकार से जब हम खाना खाते हैं तो वो खाना पचता है, जिसे हम डाइजेस्टिव फायर कहते हैं, जठर अग्नि कहते हैं। वो जठर अग्नि जब हम उस पर पानी डाल देंगे तो क्या होगा, वो बुझ जाएगी। हाँ। तो वो अनडाइजेस्टेड फूड रह जाता है। अनडाइजेस्टेड फूड इज कॉल्ड आम इन आयुर्वेदा। आम जो होता है वो 107 बीमारियों का कारण बताया गया। हम क्या कर रहे हैं कि खाना खाते हैं पानी पीते हैं, खाना खाते हैं पानी पीते हैं, आदत ऐसी पड़ गई है, और इतने सारे लोगों को पेट की समस्याएं हैं। तो खाने के आधे घंटे से 45 मिनट के बाद हमें पानी पीना चाहिए। अगर पीना है तो घूट घूट करके बीच में पी सकते हैं, और आधा घंटे पहले नहीं पीना चाहिए। आधा घंटे पहले भी नहीं पीना चाहिए, जिससे हमें भूख सही से लगे। और आधे से 45 मिनट के बाद हमें पानी का यूज करना चाहिए, पानी का प्रयोग करना चाहिए। तो अगर ये सूत्र फॉलो कर लेंगे, मुझे लगता है बहुत सी बीमारियों से निजात मिलेगी, बहुत सी बीमारियों से उनको रिलीफ मिलेगा। अमेजिंग। मुझे ऐसा लग रहा है कि आई थिंक ये सुना है, लेकिन उसका कारण नहीं पता ना कि क्यों नहीं पीना पानी। तो बहुत सारे जो लॉजिकल लोग होते हैं वो उनको कारण बताकर कन्विंस ना किया है तब तक वो फॉलो नहीं करते। साथ में पानी को पीने के लिए हमें कुछ और चीजों का भी ध्यान रखें। ठीक है। पानी को आपने ये भी सुना होगा, बैठ के पीना, खड़े होके नहीं पीना। हाँ, ये भी। हाँ। हमेशा बैठ जाओ, पानी खड़े मत रहो। बहुत सही। हाँ जी। तो अब इसके पीछे भी साइंटिफिक रीजन है, बड़े बुजुर्गों से सुनते रहते थे ये चीजें, क्योंकि हमारे जनरेशन में ये चल रही थी, बैठ जा, खड़ा मत रहे, पानी पीना, बैठ जा। हाँ। तो पानी जब हम बैठ के पीते हैं ना, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो हमारा पेट पे आ जाता है। ओके। पानी भी डाइजेस्ट होता है। जब खड़े होके पीते हैं तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी नाभि से पेट से हिल जाता है। तो पानी को हमेशा बैठ के पीना चाहिए, खड़े होके नहीं पीना चाहिए। ओके। पानी को हमेशा सिप सिप करके पीना है, घूट घूट करके पीना है, गटागट पानी को नहीं पीना है। जब हम सिप सिप करके पानी को पीते हैं तो हमारे जो मुंह में होता है वो अल्कलाइन होता है, क्षार होते हैं, यानी कि बेसिक होता है जो नेचर में, और हमारे पेट में अम्ल होता है, HCl होता है। जब हम पानी को सिप सिप करके पीते हैं तो हमारे मुंह में जब पानी जाता है तो वो सलाइवा मिक्स होता है। हाँ। ये सलाइवरी ग्लैंड जो 24 घंटे काम कर रहे हैं, इनकी कोई छुट्टी नहीं है, ये पानी में मिक्स होके हमारे पेट में जाते हैं। अमाइलेस, वो पानी में जो हमारे
अम्ल था यहाँ पे, हमारे क्षारीय था मुंह में और हमारे पेट में अम्ल था, और क्षारीय और अम्ल मिलके वो जो है न्यूट्रल हो जाता है, पीएच जो है वो न्यूट्रल हो जाता है। अगर हम ये करके पीते हैं तो पेट की एसिडिटी शांत होती है, पेट की समस्याओं से हमें रिलीफ मिलती है, वात पित्त कफ जो है वो तीनों हमारे बैलेंस रहते हैं। इतना पावरफुल सूत्र है ये। वाओ वाओ, क्योंकि मतलब मेरे को एग्जैक्टली इस बारे में तो मैंने सुना था कि नहीं पीते, और लेकिन इसके साथ साथ मैंने ये भी सुना था कि अगर आप खड़े होकर पानी पीते तो घुटने में दर्द होने लगता है। क्या ये भी मिथ है, घुटने से कनेक्टेड है, या जो आपने बताया कि सिर्फ उसी चीज से भी रिलेटेड है? देखिए, खड़े होकर पानी पीते हैं तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो हमारा हिल जाएगा। वो घुटने पे भी जा सकता है, टांग पे भी जा सकता है, कहीं पे भी जा सकता है, तो पानी भी डाइजेस्ट होता है। तो अगर प्रेफरेबली जैसे हमारे पास किडनी पेशेंट आते हैं तो हम बहुत सी बार देखते हैं उनकी किडनी जो होती है वो प्रॉपरली काम नहीं कर रही होती, तो उनके पैरों में सूजन इकट्ठी हो जाती है, पेट में सूजन आ जाती है, तो वहां पे क्या होता है, पिटिंग ओडेमा होता है पैरों में। यहाँ पे पानी के एक्यूमुलेशन के कारण यहाँ पे अगर हम पैर को दबाते हैं तो इस तरीके से यहाँ पे पिट हो जाता है, यानी कि गड्ढा पड़ जाता है एकदम से, ऐसे वापस नहीं आएगा, गड्ढा पड़ जाएगा, क्योंकि वहां पे उनकी किडनी जो है फंक्शन नहीं कर रही, काम नहीं कर रही। ओके, तो ये बहुत जरूरी है कि इसका ये पेशेंट्स के लिए भी बहुत जरूरी है, किडनी पेशेंट के लिए, लेकिन जो आम लोग हैं, जो जनता है बिल्कुल जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके लिए भी पानी को हमेशा बैठ के पीना बहुत ज्यादा फायदेमंद है, खड़े होकर पानी को नहीं पीना। और ऐसा भी कुछ है क्या कि जैसे हर जगह ना बहुत अलग अलग लिखा हुआ है, तो मैं आयुर्वेद के पॉइंट ऑफ व्यू से जानना चाहूंगा कि कितना पानी सही पानी है? हाँ, ये बहुत लोगों को ना कंफ्यूजन रहती है कि पानी कितना पीना चाहिए, कितना नहीं पीना चाहिए। अभी एक ये समझना पड़ेगा कि पानी का ना पीने के लिए हमें हमारी बॉडी बताएगी हमें पानी कितना पीना है। वो कैसे बताएगी, उसका सिंपल सा फॉर्मूला है। आपने देखा होगा जब आप पानी पीते हो तो बड़ा ही न्यूट्रल होता है, उसमें कोई किसी प्रकार का एसिड नहीं होता, लेकिन जब हमारी बॉडी से वो यूरिन के फॉर्म में निकलता है तो वो एसिडिक होता है। हाँ। तो हमने पानी पिया, हमारी शरीर की गंदगी जो है वो यूरिन लेके निकल रहा है। हाँ। तो हमारे यूरिन से हमें पता चलेगा कि हमें पानी कितना पीना है। वो कैसे पता चलेगा? अगर यूरिन जो है वो व्हाइट कलर का है या फिर पेल येलो है तो मतलब आप पानी की क्वांटिटी ठीक पी रहे हो। ओके। अगर यूरिन जो है वो डार्क येलो है तो मतलब आप पानी जो है वो कम पी रहे हो, पानी आपको बढ़ाने की जरूरत है, पानी जो आपको आवश्यकता है कि आप उसे इंक्रीज करें। अब बहुत से लोग कहते हैं 3 लीटर पिए, 5 लीटर पिए, 2 लीटर पिए, इसका कोई सेट फॉर्मूला नहीं है। आप और हम अगर यहाँ बैठे हुए हैं तो हमारा बैठने का काम है तो हमें पानी कम भी चलेगा, लेकिन अगर कोई लेबर है, कोई अगर रिक्शा पुलर है, वो सारा टाइम काम कर रहा है, उसके हो सकता है पानी की रिक्वायरमेंट ज्यादा हो। तो ये आपकी बॉडी आपको बताएगी आपको पानी कितना पीना है, लेकिन 2 से 3.5-4 लीटर तक ही लिमिट रख के हम पानी को आराम से पी सकते हैं हर एक की बॉडी के लिए। आई थिंक ये सफिशिएंट होगा। ओके। क्योंकि जैसा आपने बताया ना, हर जगह कुछ लिखा हुआ है, कोई बोल रहा है 2 लीटर, कोई बोल रहा है 3, कोई बोल रहा है 5, पर उसका वो नहीं बता रहा है कि कई बार पेशेंट आते कहते हैं हमने देखा कि पानी ज्यादा पीने से बॉडी अच्छी होती है, 5-5 लीटर 6-6 लीटर पीने लग जाते हैं। ज्यादा पानी पीने से पेट खराब हो जाएगा और हो सकता है 4 बीमारियां और भी हो जाए। तो पानी उतना ही पीना है जितनी हमें प्यास लगे और हमारा बॉडी जो है वो फिट रहे। ऐसा कोई एक वो नहीं है कि हमने कि एक तो एक्चुअली क्या है ना, सोशल मीडिया पे इतनी सारी चीजें होती है, मुझे लगता है कि कुछ भी छोटा मोटा कोई बता के वायरल हो जाते हैं। वायरल होने के कारण क्या होता है, लोगों को भ्रमित हो जाते हैं। हाँ। अब मैं छोटा सा नुस्खा बता के, आपको ये नहीं पता कि उसके पीछे की साइंस क्या है क्या नहीं है। एनीवन कैन कम एंड स्पीक ऑन सोशल मीडिया, इसके पीछे उसकी क्या क्वालिफिकेशंस है वो कुछ नहीं मैटर करती। बिल्कुल। तो उस वजह से लोगों को नुकसान हो रहा है। तो पानी जो है ना, ये नहीं कि आपने कहीं देख ली, किसी रील में देख लिया कि पानी घटाघट पीते जाओ और आप दुनिया भर सारा टाइम पानी ही पे जाओ, नुकसान कर देगा, पेट तो खराब हो ही जाएगा उससे सबसे पहले, और भी बीमारियां होने के। ओके। इसमें ना आपने जो बताया था ना वात पित्त दोष होते हैं, ये इसके अकॉर्डिंग मैंने सुना था कि ना हमारी फूड हैबिट भी अलग होनी चाहिए। तो ये इसको जाना कैसा जाए कि मेरे को क्या मेरी बॉडी के लिए क्या सही खाना है और क्या सही खाना नहीं है? देखिए, बॉडी जो है ना हमारी सबकी अलग अलग होती है। हाँ। अब इसके अंदर कोई वातज हो सकता है, कोई वात पित्तज हो सकता है, कोई पित्तज, कोई कफज हो सकता है। इनके कॉम्बिनेशन में हमारी बॉडी की प्रकृति होती है। कईयों को गर्म खाना पसंद होता है, कईयों को जो है वो ठंडी चीजें ज्यादा पसंद होती हैं। लेकिन आयुर्वेद के अनुसार खाना पीना जो है वो हमारा हमेशा कैसा होना चाहिए, जिस प्रांत में हम रहते हैं। मान लीजिए कि जैसे हमारे इंडिया में अब एक जगह पे हम गुजरात में हैं, वहाँ पे हो सकता है सूखी हवा हो, चेन्नई में गीली हवा हो, तो दोनों की आबो हवा बिल्कुल अलग है। और हम जो है सेवन क्या कर रहे हैं, हम इंटरनेशनल खाना खा रहे हैं, हम खा रहे हैं पास्ता, पिज्जा, बर्गर, कोल्ड डॉग, हॉट डॉग, हम ये चीजें ज्यादा सेवन कर रहे हैं। हमारी बॉडी के अनुसार हम नहीं खा रहे, हम खा रहे हैं अपनी जीवा के अनुसार। हाँ। अपनी जीभ के अनुसार हम खा रहे हैं। तो हमारा जो खाना पीना है वो टोटली जो है वो इंटरनेशनल हो चुका है। तो खाना पीना जब भी होता है ना, एक तो वो हमेशा
इंटरनेशनल नहीं होना चाहिए। ओके, तो क्या पूरे भारत का एक खाना हो सकता है? शायद नहीं। हाँ बिल्कुल, कभी भी जो डाइट है वो नेशनल भी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, ओके, क्योंकि Right. जगह बहुत अलग अलग, हर जगह अलग अलग वेदर है, इसी वजह से। एग्जैक्टली हर जगह पे क्लाइमेट अलग है, हर जगह पे वेदर अलग है, पानी अलग है, सब मिट्टी अलग है, सब चीजें अलग अलग है। तो जहां पे जो चीज उगती है वो उस चीज के लिए बेस्ट है। हम्म, और डाइट कैसी होनी चाहिए? हमेशा लोकल होनी चाहिए। अब बहुत से लोग फ्रूट्स खाते हैं, वो कहते हैं जी हमारे ये तो महंगा, सबसे महंगा फ्रूट खा रहे हैं और सबसे हम ऐसा फ्रूट खा रहे हैं। तो फ्रूट जब खाओ ना तो सबसे सस्ता फ्रूट खाना, वही हमारे शरीर के लिए जो है फायदेमंद। क्या बात है। क्यों? सबसे सस्ता फ्रूट जो आपके आसपास मिल रहा है वही आपके शरीर को फायदा करेगा, और सबसे महंगे वाला फ्रूट सिर्फ आपकी जीवा के काम आएगा, आपकी टंग के 2.5 इंच की जो हमारी जीभ है इसी को फायदा करेगा। सबसे सस्ता फ्रूट जो होगा वो सीजनल फ्रूट होगा, और वही हमारे शरीर के लिए सबसे अच्छा रहेगा। तो हमारे को ये ध्यान रखना है कि हमें किसी भी तरीके की थ्योरी में नहीं फंसना है। एवोकाडो नहीं खाना है। हाँ, ये 200 रुपए किलो है, ये 500 रुपए किलो, हम तो इतना महंगा खा रहे हैं, फिर हमें क्या है ये। तो बहुत सारे ना सोशल स्टेटस इसे जोड़ देते हैं। लेकिन जो आपके आसपास उग रहा है वही आपके शरीर के लिए साथ में सबसे बढ़िया, वही है आपके शरीर के लिए एब्जॉर्ब भी करेगा, धातुएं भी बनाएगा और फायदा भी करेगा। अब जैसे हम लोग रहते हैं नॉर्थ में, रहते हैं और दिल्ली में रह रहे हैं हम तो, ठीक है। अब हमारे आसपास तो वैसे कुछ खास उग नहीं रहा है। अब जो भी चीजें या तो पंजाब से आ रही हैं या यूपी से आ रही हैं या हरियाणा, मतलब दिल्ली से कुछ नहीं हो रहा है। तो मतलब इस सिचुएशन में लोग अगर सवाल पूछे तो क्या जवाब है उनके लिए? देखिए, दिल्ली इज अ मेट्रो सिटी। अब यहाँ पे हम इसको बाउंड्रीज, हम स्टेट बाउंड्री के अनुसार हम बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पे हवा पानी के अनुसार अच्छा, बात अच्छा, कर तो रहे हैं। नॉर्थ, हवा पानी कैसी है ये इसको हम कंसिडर करेंगे, दिस इज नॉर्थ ऑफ इंडिया। गॉट इट। अब साउथ में वेदर अलग है, ईस्ट में अलग है, वेस्ट में अलग है, तो सब जगह की हवा पानी अलग हो सकती है, सब जगह की जो है वो मिट्टी अलग हो सकती है। तो उस हिसाब से हम चीजों को ले तो हमारे शरीर के लिए बेटर रहेंगी, अच्छी रहेंगी। ये चीजें ये हमें समझना जरूरी है कि हम इंटरनेशनल डाइट ना लें। अब बहुत से लोग पास्ता खा रहे हैं, पास्ता में दूध भी डाल दिया, नमक भी डाल दिया, सब चीजें डाल दी। पहले तो खाने में तो बहुत टेस्टी लगता है, मैंने भी पहली बार खाया तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा लेकिन वही जो है वो नुकसान दे रहा है। विरुद्ध आहार हम खा रहे हैं, दूध में नमक डाल के हमने खा लिया, सबसे बड़ा विरुद्ध आहार है। और दुनिया भर की प्रॉब्लम, बहुत से लोग तो रोज पास्ता खाता हूँ, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है ना। तो ये समझना पड़ेगा कि एकदम से खाते ही नहीं हो सकता है सबको ना भी हो, लेकिन किसी किसी को इसके कारण कई प्रकार की समस्या हो, ये भी पॉसिबिलिटीज है।